चलिए बच्चों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका था रेजिस्टेंस क्या होता है, आज हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के कनेक्शन बेटा दो होते हैं, एक होता है सीरीज़ कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है? सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होते हैं सीरीज़ में जुड़े होते हैं। रेजिस्टेंस जो होते हैं बच्चों सीरीज़ में जुड़े होते हैं। वो किस प्रकार जुड़े होते हैं? ये सीरीज़ में कुछ इस प्रकार जुड़े होते हैं। ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। अब इनका अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोल देते हैं कैपिटल R। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों तो उनका टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जैसे मान लीजिए ये तीन रेजिस्टेंस है आपके, ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। तो इन तीनों का अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2। अगर बच्चों दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कनेक्शन में दिए हो, जैसे मान लीजिए दो, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2। अगर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रख लीजिए, कर लीजिए, आपके काम आएगा। R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि सीरीज कनेक्शन में जो टोटल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। द टोटल डिस्टेंस विल बी हाई इन सीरीज दिस कनेक्शन, मतलब सीरीज कनेक्शन में जो टोटल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, देखिए अगर हम दो रेजिस्टेंस आपके दिए हैं तो उनके बीच में दो रेजिस्टेंस अगर आपके पैरेलल में दिए हैं तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए फॉर्मूला यहाँ दिया है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखिए मान लीजिए कोई सर्किट दिया हो आपको, करंट डिवीज़न लॉ की बात करते हैं। अगर आपको करंट डिवीज़न लॉ पता है तो आप आसानी से करंट पैरेलल सर्किट में निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका सोर्स हो गया। अच्छा, मान लेते हैं इस सर्किट में आपकी टोटल करंट I बह रही है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपका R1 है, ये आपका R2 है, दोनों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो बच्चों अगर हम इस सर्किट में I1 की करंट वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा? टोटल करंट लेंगे इनटू जिस ब्रांच में हमें करंट निकाली है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए I1 करंट फ्लो हो रही है और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है? आपका R1 है, तो इसका अपोजिट क्या है? आपका R2 है। तो यहाँ लेंगे R2 अपॉन, अब इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करके लिख देंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें I1 की करंट की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह बच्चों अगर हम I2 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? टोटल करंट ले लेंगे। अब इस ब्रांच में जो इस ब्रांच का अपोजिट जो रेजिस्टेंस होगा उसको लेंगे, तो हमको इस ब्रांच में करंट निकालनी है। इस ब्रांच का अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है? R1 है, तो R1 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे? दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ करके लिख देंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इस तरह हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपका करंट डिवीज़न लॉ होता है बच्चों, वैसे ही आपका वोल्टेज डिवीज़न लॉ होता है। वोल्टेज डिवीज़न लॉ जो होता है आपका सीरीज कनेक्शन में लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था
जैसा कि मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था लेक्चर में कि सीरीज कनेक्शन में सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सेम करंट होती है, सेम करंट होती है। और डिफर क्या होता है बच्चों, डिफर आपका वोल्टेज होता है। ठीक, सीरीज कनेक्शन में आपका सेम करंट होता है और डिफर क्या होता है, वोल्टेज होता है। इसलिए हम लोग वोल्टेज डिवीजन लॉ जो है हम लोग सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं। और जो आपका करंट डिवीजन लॉ लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, पैरेलल सर्किट में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, पैरेलल। जो पैरेलल सर्किट होता है, पैरेलल कनेक्शन, उसमें क्या होता है, सेम वोल्टेज होता है और डिफर क्या होती है, आपकी करंट होती है। अब चलिए वोल्टेज डिवीजन की बात करते हैं। यहाँ पे हमने वोल्टेज सप्लाई दी तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। इट मीन्स यहाँ पे V1 वोल्टेज होगा, यहाँ पे V2 होगा। अगर हम V1 की वैल्यू निकालना चाहें तो वोल्टेज डिवीजन लॉ क्या कहता है, टोटल वोल्टेज लेंगे, ये टोटल वोल्टेज लिया, इनटू जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो V1 आपका किस में हो रहा है, R1 में हो रहा है, तो R1 इंटू टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे डिवाइड करके। इसी तरह सिमिलरली अगर हम V2 की वैल्यू निकालना चाहें तो V2 की वैल्यू क्या होगी, V टोटल वोल्टेज इंटू जिसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस रेजिस्टेंस को लेंगे प्लस टोटल रेजिस्टेंस को से डिवाइड कर देंगे। चलिए अब हम बात करेंगे ओपन सर्किट की और शॉर्ट सर्किट की। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, क्योंकि बच्चों इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए शॉर्ट ओपन सर्किट में क्या होता है ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। करंट की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। और वोल्टेज की वैल्यू आपको मिलेगी, वोल्टेज आपको टर्मिनल पे मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करें शॉर्ट सर्किट की, तो शॉर्ट सर्किट में बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और करंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। ये सब बच्चों आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो ये देखिए फिगर है, जैसा आप फिगर देख रहे हैं, ये क्या है, करंट सोर्स का सिंबल है। देखिए आइडियल करंट सोर्स में क्या होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। ए और बी आपके दो टर्मिनल हैं, ये आपका सोर्स हो गया, ठीक है। एन आइडियल करंट सोर्स इज अ टू टर्मिनल सर्किट एलिमेंट। मतलब आइडियल करंट सोर्स जो होता है जिसमें क्या होते हैं, दो टर्मिनल सर्किट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो करंट की वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। करंट की वैल्यू जो क्या होती है इसमें कांस्टेंट होती है, वो डिपेंड पे वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। इस सोर्स में क्या होता है, जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जो कि वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट होता है। अगर आइडियल की कंडीशन देखा जाए तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस की हाई होती है। इस आइडियल करंट सोर्स में जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। किस में कनेक्ट होना चाहिए, पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स की। आइडियल वोल्टेज
सोर्स की। देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, चलिए इसको इसमें भी ये क्या कहेंगे, यहाँ पे हमने सप्लाई दे दी, ये पी पॉजिटिव ये निगेटिव, ए ये आपका ए हो गया टर्मिनल, ये आपका बी। तो क्या कहेंगे, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स is a two element two terminal circuit element। अब बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या है, जीरो। और प्रैक्टिकली क्या होता है, लो होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है बच्चों, प्रैक्टिकली क्या होता है, लो होता है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट वोल्टेज होता है, कांस्टेंट वोल्टेज होता है। और वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन करंट, करंट पे डिपेंड नहीं करता। चलिए अब हम बात करेंगे देखिए बच्चों, अगर मैं बता चुका हूं आपको ऊपर कि वोल्टेज सोर्स होगा तो प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल लो होगा, और आइडियल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर आपका करंट सोर्स है तो प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस कितना होगा, हाई होगा, और आइडियल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें, ठीक है, अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर का क्या प्रयोग करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, वोल्टेज को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और वोल्ट मीटर क्या होता है, हमेशा सर्किट के पैरेलल में जोड़ा जाता है, ये सब आपको पता होगा। तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, और आइडियल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और अगर हम अमीटर की बात करें, अमीटर क्या होता है, अमीटर का प्रयोग हम लोग सर्किट में सीरीज में करते हैं, और ये क्या करता है, करंट को मापता है, करंट को मेजर करता है। इसका जो प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस होता है इंटरनल, वो क्या होता है, लो होता है, और आइडियल कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करेंगे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। किरचॉफ ने बताया था कि किसी डीसी नेटवर्क में, एनी डीसी नेटवर्क, ठीक है, किसी डीसी नेटवर्क में जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे सभी धाराएं मिलती हैं, ठीक है, ये आपका जंक्शन हो गया। तो किरचॉफ ने कहा था कि डीसी नेटवर्क में जंक्शन पर मिलने वाली सब जितनी भी धाराएं हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा आई को बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। अब देखिए यहाँ जंक्शन हो गया, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। अब देखिए I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है, और I3 करंट क्या आ रही, जा रही है, ठीक है, I4 करंट आ रही है, ठीक है, और I5 करंट आ रही है, और I6 करंट जा रही है। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जो जंक्शन की ओर करंट आएंगी उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रही है उनको निगेटिव लेंगे। तो जंक्शन को कौन सी करंट आ रही है आपकी, ये आई आ रही है, तो इसको लिखेंगे प्लस का I1, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, प्लस का
I1। अब ये I2 भी करंट जंक्शन की ओर जा रही है तो इसको भी लिखेंगे प्लस का I2। अब ये I3 जो है जंक्शन से दूर जा रही है तो उसको लिखेंगे माइनस का I3। अब ये भी जंक्शन की ओर आ रही है तो ये हो जाएगा आपका I4। ये भी जंक्शन को आ रही है तो ये हो जाएगा I5। और ये जंक्शन को दूर जा रही है तो हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका बच्चों पहला क्या हो गया, किरचॉफ का करंट लॉ। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं KCL। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बच्चों कि किरचॉफ का जो नियम है वो किस नियम पर आधारित है। तो ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए अब किरचॉफ का सेकंड लॉ देखते हैं। चलिए सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस प्लस द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी क्लोज सर्किट है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका सम और उसमें जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे होंगे, ईएमएफ सोर्स लगे होंगे, उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, वो क्या होता है 0 के बराबर होता है। अच्छा, जो आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। किस पे? ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दो ईएमएफ है, एक E1 है एक E2 है। और मान लेते हैं इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। तो हम इन दोनों का एल्जेब्रिक सम प्लस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा सर्किट का उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। चलिए इसको करते हैं। देखिए करंट यहाँ फ्लो हुई तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या हो जाएगा, IR4 हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। देखिए जो करंट फ्लो हो रही है तो जिस डायरेक्शन से इंटर करेगी उसी डायरेक्शन का आपको साइन लेना। देखिए ये ऐसे करंट फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज मैंने मानी है, ठीक। तो करंट जब यूँ जा रही है तो ये माइनस इंटर कर रही है। किसे इंटर कर रही, माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस का E1। और वोल्टेज ड्रॉप जितने भी ये सब आप प्लस लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR1, IR2, IR3। और यहाँ पे देखिए करंट आएगी तो किससे इंटर करेगी, प्लस से, तो लिख लेंगे आपका V2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यह कह सकते हैं सिग्मा IR प्लस सिग्मा E इज इन इक्वल टू 0। दिस इज अ किरचॉफ सेकंड लॉ। तो बच्चों आज मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया है। इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और आपके होने वाले एग्ज़ाम में ये आपके काम आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।